नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करना चाहते हैं, क्या करने पर तुले हैं? क्योंकि आज के समय में ऐसा लग रहा है कि 2019 का जो सबक है, जो प्रॉब्लम्स हुई थी, उससे सीख कर, उससे सबक लेकर उन्होंने ठान ली है कि 2024 के आने से पहले ही बहुत सारी चीज़ों को बदलना है। यदि 2019 को याद करें तो 2017-18 के बाद से जब दिसंबर में गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब से ही प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। बीजेपी के लिए तमाम तरह की बातें हो गई थी कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बातें हुई थी। उसके बाद 3 राज्यों में चुनाव भी हारी थी, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में। तो ऐसा लगने लगा था कि जो चाहते हैं मोदी विरोधी वो होने ही वाला है और हो रहा है। तो ये लगने लगा था कि जो चाहते हैं मोदी विरोधी वो हो ही रहा है, होने ही जा रहा है। क्योंकि उसके बाद बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। बीजेपी में भी ऐसे लोग थे जो शपथ की तैयारी कर रहे थे। ये सभी जो पूरा जो नज़ारा था वो सब उन्होंने देखा। तो 2024 से पहले ही इस तरीके की कोई शंका ना रहे और इस तरीके का कोई भी ऐसा उन्हें रिकॉर्ड तोड़ना है इस बार लोकसभा के सदस्यों के मामले में, वोट प्रतिशत के मामले में। तो इसीलिए तैयारी जो है वो जोर शोरों से बहुत पहले से तैयारी हो रही है और तैयारी ऐसी हो रही है जो 2024 के चुनावों तक की बस नहीं है, वो आने वाले बहुत सारे चुनावों की है स्थायी तैयारी। और उसमें 3 बातों का, 3 घटनाओं का जिक्र करेंगे, किस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ दिनों में क्या क्या किया है। और ये बदलाव पिछले 1-1.5 महीने का ही है, लेकिन उसकी जो योजनाएं थी, प्लानिंग न जाने कब से बन रही थी। सबसे पहला, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनना, उम्मीदवार का चयन करना। ये एक बहुत औपचारिक आयाम है और इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं हुआ करता था इस पूरे मामले में। जो सत्तारूढ़ दल है उसका स्पष्ट बहुमत हो तो। और इस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीजेपी के सामाजिक और भौगोलिक विस्तार का एक बहुत बड़ा आयाम दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन इस तरीके से किया कि जो ओपोजिशन है, विपक्ष अभी तक बहुत चक्का है। केवल एक उम्मीदवार के चयन से राष्ट्रपति पहली दलित आदिवासी को पहुंचाकर राष्ट्रपति के रूप में 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। उसके बाद राष्ट्रपति भवन में पहुंच जाएंगे। अभी चुनाव तो जीत ही चुकी हैं। कितने राज्यों पर इस बात का असर गया है। कांग्रेस जो विपक्षी एकता की धुरी बन सकती थी, बनती कि नहीं बनती उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, बन सकती थी। उसके साथ क्या किया? उसके साथ इस एक कदम से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों ने उन्होंने कांग्रेस ही नहीं बल्कि बाकी विपक्षी दलों को भी बहुत बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के लिए इतना बड़ा वोट बैंक एक तरफा हो जाएगा बीजेपी की तरफ, इससे बड़ा कोई सेटबैक नहीं हो सकता। और इसका जो असर होगा कांग्रेस जहां जहां मजबूत है उन राज्यों में सबसे ज्यादा होगा, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो सभी पार्टियों के लिए उन्होंने एक ऐसी बड़ी लाइन खींच दी है जिसके आगे किसी का टिकना थोड़ा मुश्किल है। आदिवासी समुदाय में इतना बड़ा परिवर्तन का संदेश उन्होंने पहली बार दिया है। आजादी के बाद से इस तरीके के बारे में, इस समाज के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। तो आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनाकर उन्हें बीजेपी का जो एक सामाजिक आधार है उसको इतना वृद्धि की है, उसमें इतना मजबूती लाए हैं और भौगोलिक विस्तार का भी रास्ता खोला है। और इसका असर आपको आने वाले इलेक्शंस में दिखेगा और लोकसभा चुनाव में तो दिखेगा ही दिखेगा। इस फैसले का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के का, क्योंकि ये जो 5 दिन का समारोह हो रहा है आदिवासी बहुल गांवों में, 1,30,000 गांवों में, उसका असर आपको, उसका पॉलिटिकल जो असर है, इम्पैक्ट है, वो आपको इलेक्शंस में दिखाई देगा। और बीजेपी यही रुकने वाली नहीं है इस मामले में। अब ये मुद्दा हुआ ही नहीं था कि उन्होंने नया अभियान छेड़ दिया, घर घर तिरंगा, जिससे विपक्ष बौखलाया हुआ है कि हमें क्यों नहीं शामिल किया। जिस भी अभियान में विपक्ष को शामिल होने का न्योता दिया जाता है तो विरोध शुरू हो जाता है, आलोचनाएं होती हैं। इसीलिए इसे शायद विपक्ष को नहीं बुलाया गया था,
लेकिन ये ऐसा अभियान है जिसमें कोई बुलाए ना बुलाए, यदि आप यकीन करते हैं, चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। दूसरा क्या किया उन्होंने, दूसरा उम्मीदवार उन्होंने घोषित किया उपराष्ट्रपति का, जगदीप धनखड़। अब आप देखिए, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी राज्यों में जाट समाज को बड़ी ही शिकायतें थी जिस तरीके से वो अलग अलग पार्टियों के साथ जाते रहे, बीजेपी के साथ भी कभी कम कभी ज्यादा। उसको एक बड़ा संदेश दे दिया कि जिस तरीके से हम आपके बारे में सोचते हैं उस तरीके से कोई नहीं सोचता है। और तीसरा मुद्दा, जो विपक्षी एकता की धुरी बनने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पार्टी का क्या हाल हुआ वो हमने देखा। कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष दोनों ही ईडी के चक्कर लगा रहे हैं, दोनों ही भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। तो उनकी जो सार्वजनिक छवि, जो बची कुची छवि थी, और वो बचा क्या था, वो था उनका एंटाइटलमेंट का औदा, कि इन लोगों को आम लोगों की जमात में शामिल नहीं किया जा सकता। गांधी परिवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो भी शामिल कर दिया है कि देश का कानून सबके लिए है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। और ये एंटाइटलमेंट का जो एहसास है, अच्छा हो आप उसको कहीं किनारे रख दें और भूल जाएं। देश में जो कानून सबके लिए है वो आपके लिए भी है, आप पर भी लागू होगा, और आपको विशिष्ट नागरिक से आम नागरिक बना दिया। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, शायद इसका एहसास ना हो रहा हो। जो लोग इस परिवार से जुड़े रहे हैं और इस परिवार के जो सदस्य हैं, उनके लिए ये एक वज्र जैसा वार है। उनके लिए ये उनकी कल्पना से भी बाहर है, उनके सपनों से भी परे है, सोच से भी परे है कि एक दिन उनके साथ ऐसा कुछ होगा। और कुछ महीनों के अंदर ये कर दिखाया है नरेंद्र मोदी ने। 2019 के बाद से, खास तौर पे चुनाव हारने से नहीं हुआ था, 2019 के बाद से हुआ है। पहला कदम उठाया है जब एसपीजी की सुरक्षा विड्रॉ की गई इस परिवार से। मतलब ये ऐसा एक फैसला था, उससे पहले तक कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था कि गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा हटाई भी जा सकती है। हटा देंगे ये तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन हटाने का विचार ही नहीं आता था, लेकिन हटा दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद से आप देखिए जिस तरीके से क्रम चला, प्रियंका वाड्रा का सरकारी बंगला खाली कराया गया, तो जो सबसे बड़ा दल था, विपक्षी एकता की जो धुरी बन सकता था, उसको ध्वस्त कर दिया। अब उनमें ना तो नैतिक बल बचा है कोई भी, ना ही कोई मॉरल बचा है, और ना ही राजनीतिक बल बचा है। कल जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने उपद्रव किया ईडी के खिलाफ, उसको देखकर लोगों के मन में, कांग्रेस के खिलाफ जिनके मन में सहानुभूति रही होगी, लेकिन उन्हें भी समझ आ गया कि पार्टी किस रास्ते पर चल रही है, इस पार्टी के साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। दूसरी एकता की धुरी बन रहे थे शरद पवार, उनका तो पावर ही कट कर दिया है। उनका जो पावर का मेन स्विच था, जो उनका मेन स्विच था, शिवसेना, वो ही निकाल दिया है। और अब ऐसा लग रहा है कि अब वो बनने लायक ही नहीं रहा है। तो शरद पवार जो हैं, जो कि किंग बने घूम रहे थे, राजा बनते थे, आज हालत ये है कि उनके सबकी करीबों की संपत्ति ईडी जब्त कर चुकी है। उनके सभी सबसे करीबी 2 मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में हैं और बाहर आने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। उनका सपना था अपनी बेटी को स्थापित करना, राजनीतिक रूप से सौदेबाजी कर रहे थे जिस तरीके की कि बेटी को केंद्र में मंत्री बनाया जाए, ये दे दिया जाए, वो दे दिया जाए, ये सब कुछ खत्म हो चुका है। अब सौदेबाजी करने लायक ही नहीं छोड़ा है शरद पवार को। यहाँ उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कोऑपरेटिव्स की, उन्हें ही खत्म कर दिया है और पूरे सिस्टमैटिक ढंग से खत्म किया है। अब कोऑपरेटिव के चुनाव में किसानों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया है। इससे बौखलाए हुए हैं शरद पवार बुरी तरीके से। वो एतराज कर रहे हैं, पब्लिकली बोल रहे हैं कि किसानों को वोट का अधिकार क्यों दिया जा रहा है। जो व्यक्ति कृषि मंत्री रहा हो 10 साल, किसानों के हित की बात करता हो, उसका ये हाल कर दिया है कि उसको किसानों के विरोध में खड़ा होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सत्ता हाथ से जा रही है, क्योंकि ये जो पूरा ये जो कासल बनाया था इतने दशकों में, वो ढह रहा है इस वजह से। और अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल फ्रेश उदाहरण है। कांग्रेस का विकल्प, बीजेपी का विकल्प, राष्ट्रीय विकल्प सब बन रहा था। सीबीआई इंक्वायरी होने जा रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसीलिए शराब के ठेकेदारों को मदद करने के लिए सरकार के नुकसान की कीमत पर
तो अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहें, झूठ है, ढकोसला है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, प्लानिंग हो रही है, जो भी बोलते रहें, उनका अभी एक और मंत्री जेल जाने वाला है और अरविंद केजरीवाल जेल से बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये कहना भी मुश्किल है। अब बचते हैं दो लोग। पहले है केसीआर, के चंद्रशेखर राव, के तेलंगाना के मुख्यमंत्री। वो आजकल बौराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। तेलंगाना में बादल फटे तो बोला ये विदेशी साजिश है। तेलंगाना के खिलाफ विदेशों से साजिश चल रही है बादल फटने की। प्रधानमंत्री को गाली देने से, प्रधानमंत्री का अपमान करने से उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक बढ़ेगा। अब वो जो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उनका वो वोट बैंक घट ही नहीं रहा, लेकिन बीजेपी किस तरीके से घेर रही है तेलंगाना में, इसीलिए दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएं तो बहुत अचंभे की बात है। बीजेपी शहरों से गांव की ओर जा रही है। अब इस तरीके से कार्य हो रहे हैं, जिस तरीके से योजनाएं हो रही हैं तेलंगाना में, निश्चित रूप से 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत चौंकाने वाले आने वाले हैं। और चौंकाने वाले होंगे किसके लिए? केसीआर के लिए। अब बची ममता बनर्जी। तो सबसे पहला झटका जो और सबसे गहरा झटका जिसे दिया द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से, वो ममता बनर्जी को लगा। आदिवासी वोट अगर खिसक गया ममता बनर्जी से तो उनके लिए आगे का रास्ता बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। 100% मुस्लिम वोट उन्हें सत्ता में लाने के लिए कामयाब नहीं होगा यदि बीजेपी ने जो अभियान शुरू किया है आदिवासी वोटों को पूरी तरीके से अपनी ओर खींच लेगा। तो उनको समझ आ गया है कि बीजेपी से लड़ने में नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। तो बीजेपी का संदेश उनको था कि अकेले जितना कूदना हो कूद लीजिए, अकेले जितना अपनी महत्वाकांक्षाएं दिखानी हो दिखा लीजिए। अब अगर आप उस गोलबंदी में शामिल होंगे तो आप भूल जाइए जीतने के लिए, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने छोड़ दिया। अब राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने सबसे पहले संकेत दे दिया, कह दिया कि हम विपक्ष के साथ नहीं हैं। तो उनको समझ आ गया है कि बीजेपी से लड़ने में नुकसान ज्यादा है, फायदा कुछ भी नहीं है। तो बीजेपी का संदेश है वो उन तक पहुंच चुका है कि अकेले कूदना है जितना कूद लीजिए, अकेले जितना अपनी महत्वाकांक्षाएं दिखानी है दिखा लीजिए। उस गोलबंदी में शामिल होंगी तो दिक्कत है। तो ममता बनर्जी सबसे पहले उस गोलबंदी से निकली। राष्ट्रपति के चुनाव में भी उन्होंने संकेत दिया कि छोड़ रही हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक तरीके से घोषणा ही कर दी, कह दिया कि हम विपक्ष के साथ नहीं हैं। ये कोई छोटा डेवलपमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा है। उसके अलावा प्रधानमंत्री यही नहीं रुकेंगे, आगे आगे क्या करेंगे। इस समय देश में हालत ये है कि आप तमिलनाडु देख लीजिए, केरल देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब, इन 5 राज्यों को छोड़कर हर एक प्रदेश में जहां जहां गैर भाजपा की सरकार है वहां के मुख्यमंत्रियों को इस बात का डर है कि वहां पर, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है तो उन्हें यही डर है कि हमारी सरकार कार्यकाल पूरा करेगी क्या नहीं करेगी। ये डर भी ममता बनर्जी को भी है, इसीलिए नहीं कि उनकी पार्टी में टूट होने जा रही है, इसीलिए कि उनके पार्टी और उनके परिवार के लोगों की जिस तरीके से जांच चल रही है और वो जांच पूरी हुई और जेल गए तो पार्टी में क्या होगा कहना मुश्किल है। क्योंकि महाराष्ट्र का उदाहरण जो है उसने सभी को डराया हुआ है, सब डरे हुए हैं कि कौन किस वक्त बगावत का झंडा लेकर सामने आ जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहीं रुक जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2024 के चुनावों से पहले वो अपने रास्ते में आने वाले सारे कांटों को एक एक कर हटा रहे हैं। तो आज की तारीख में इन 5 राज्यों को छोड़कर कोई गैर भाजपा शासित राज्य सुरक्षित नहीं है। अब देखना होगा आगे आगे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या क्या एक्शन लेते हैं, क्या क्या कदम उठाते हैं। लेकिन तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। आपसे अनुरोध है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।